हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सीलेंस कोटा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने यूट्यूब पर अग्निवीर एग्जाम से रिलेटेड सारी क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। उसी में हम दोस्तों पढ़ रहे थे इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने यहाँ तक पढ़ा था, इस स्लाइड तक आपको बताएं हमने पढ़ा था, यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस, कि सब्जेक्टिव केस में क्या डिफरेंस रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस क्या रहने वाला है। यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, अब सब्जेक्टिव केस का कहाँ यूज़ करेंगे? बी प्लस सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान रखना, बी के बाद हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा। बी के बाद सब्जेक्टिव केस क्यों आएगा? देखिए, बी के पास हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बी का मतलब क्या होता है? बी की फॉर्म्स होती है, आपको पता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, है ना। बी की सारी फॉर्म है। जब बी की जो ये फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह, ये सारी वर्ब्स क्या करेगी? मेन वर्ब का काम करेगी। आपको पता ही है, ये मेन वर्ब का काम करती है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वहाँ पे क्या काम करती है? मेन वर्ब का काम करती है। तो जहाँ ये मेन वर्ब का काम करेगी तो जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बात बताता है ऑब्जेक्ट उसका, तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही इज़ गुड, वह अच्छा है ना। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे आपने बताओ कि अगर कोई आपसे बोला कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी उसके लिए जो बोला वो अच्छा ले, तो वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बी की फॉर्म्स जहाँ भी इज, एम, आर वगैरह सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, मेन वर्ब के रूप में काम करती है, तो उसके आगे क्या होता है? उसका सब्जेक्टिव केस आता है, और वो क्या कहलाता है? उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता। अभी हमें इतना सा ध्यान रखना, अभी हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको बाद में बताऊंगा। इसी इतना सा ध्यान रखिए, बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज वगैरह अगर आपको चाचा है और वो मेन वर्ब को वहाँ पर अगर काम करें, तो वो हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। देखिए, जैसे इस सेंटेंस में इट वॉज मी, है ना। इट वॉज देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है, वर्ब है हमारे पास, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद क्या आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या ऑब्जेक्ट आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा। बी की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्या है? इट वाज आई, वाज हेड ब्रोट यू होम। तो यहाँ वॉज, बी की फॉर्म के बाद क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट। ये तो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है? सब्जेक्टिव केस, इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट वाला बताइए आप। सेम है दोनों। देखिए, इट वाज के बाद वॉज हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। अब वॉज के बाद क्या आ जाएगा? देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर देम तो क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और दे हमारा क्या है? ये वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्टिव रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये वाली हमारी क्या हो जाएगी? ये वाला सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इतना सा हमें ध्यान रखना है बस, कि जहां पर बी की फॉर्म इस तरीके से वर्ब का काम करें, है ना, बी की फॉर्म वर्ब का काम करें, वहाँ पर कोई वर्ब मेन वो अलग से कोई वर्ब नहीं दियो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, ये मेन वर्ब भी हो, वर्ब का काम करे, तो उसका जो आता है उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस उसका आता है। अगर हमें वहाँ पे एरर इस तरीके से देखे रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस देखे रहेगा, तो हमें जैसे बोलने में अच्छा लगता है इट वाज मी, बट बाकी गलत है, इट वाज आई होता है वो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इट वाज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, ये मैं ही था जो तुम्हें घर लाया था। आई घर ला चुका। आई होट टू हु वर रनिंग वेरी फास्ट, इट वाज दे, वे वही हैं जो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहे थे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास आया, पहले था यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, तो वहां पर सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन अब आया हमारे पास यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस कैसे सर? तो देखिए, दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो वर्ब और एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन। एक तो वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी, मेन वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता ही है ना, और एक प्रीपोजिशन भी हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वर्ब के बारे में। क्या लिखा? वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा।
सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कोई सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। जैसे देखिए शी टोल्ड आई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव केस, ये वर्ब है, ये सब्जेक्टिव केस दिया तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये वर्ब है, लेकिन आएगा क्या सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, कहानी सुनो, है ना। सॉन्ग सुना होगा आपने, कहानी सुनो, है ना, काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है मेरा भी हो। ठीक है, चलिए, तो इट वॉज मी अ टोल्ड, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। तो ध्यान रखना दोस्तों, वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अब आप बताइए इसमें। देखिए दोस्तों, अगर जब सेम सेंटेंस होता है ना तो तब तो आपको कम से कम उसका एरर निकाल देना चाहिए। देखिए सेम ही है, यहाँ पे वर्ब है, स्कूल यानी रटना, वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या है। अब पहली बात तो आपको आप देखोगे सर ये यू का तो सेम ही दिख रहा है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, तो ये तो चलो मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट ही है, मान लो, मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट भी है ना। बट बाकी आगे देखो एक और सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, इधर आई है इधर मी है, तो आई तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट केस। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट केस आ सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मी, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। क्या पढ़ा हमने कि वर्ब के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने लिखा हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद प्रपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। हर प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट जोड़ लेती थी। जैसे बड़े सेंटेंस होता है ना, तो आपको अगर कुछ चीज़ ढूंढना तो आप देखोगे जब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर होगा। क्या, प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेती है और वो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शी डिवाइडेड द मनी, है ना, वह पैसों को बांटा था उसने। बिटवीन, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रीपोजिशन है ना। तो प्रीपोजिशन के बाद दोनों क्या आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आने चाहिए, ये आना चाहिए ना। दोनों प्रीपोजिशन के बाद क्या आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आने चाहिए। अगर सब्जेक्टिव केस है तो वो हमारी रॉन्ग हो जाएगा, एरर हो जाएगा, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस करना होगा। तो देखिए यूँ तो चलो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस ही है, बट बाकी आई ऑब्जेक्टिव केस है क्या इसमें, नहीं है ना। आई तो क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब नीचे देखिए, नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, यू है यहाँ पर, और यू के बाद क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। ये सब्जेक्टिव केस था इसलिए रॉन्ग हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए ये राइट हो जाएगा। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें। प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है, इसलिए जहाँ भी प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस में दिखे तो उसके बाद जो भी वर्ब्स जो भी वो हमारा होगा वो सब्जेक्ट नहीं होगी। प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और मैंने सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट का क्या बनता है, ये कहा ही इस तरह से बताया था ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, तो वो टेबल तो आपको कंपलसरी है ही सही याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू तो ऑब्जेक्ट है ही सही, है ना। यू तो आप सब्जेक्ट लिखो ऑब्जेक्ट लिखो सेम ही है, तो इसको तो एरर मानी नहीं जाएगी, यहाँ पे एरर किसकी मानी जाएगी, पीछे वाले की। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दिया था इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला आप बनाइए। चलिए, क्या मिले आपको इसमें, एरर मिला कुछ, सीधा से एरर सेम है। 8 वापस प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन 8 प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये यहाँ भी सब्जेक्टिव दिया हुआ है, यहाँ भी सब्जेक्टिव केस दिया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट ही का क्या ऑब्जेक्ट होता है, हिम, और आई का क्या होता है, मी, इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर, क्या पढ़ा हमने, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि सब्जेक्टिव केस होंगे, ठीक है, और बाद में ऑब्जेक्टिव केस होंगे। एक तो वर्ब का अपना ऑब्जेक्टिव केस लेगा, प्रीपोजिशन भी अपनी ऑब्जेक्टिव केस लेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम, हाँ, आपको मैंने जब टेबल बताई थी, टेबल में मैंने आपको बताया था एक तो होता है पजेसिव प्रोनाउन, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए मैं आपको टेबल बताता हूँ एक बार, ये वाली टेबल है ना, ये वाली टेबल हमने बताई थी आपको, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। फिर मैंने बताया था कि ये तो चलो ठीक है, मैं आपको इनका यूज़ अलग से बताऊंगा।
तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए। ग्रामर पढ़ना कंपटीशन के लिए ये एक अलग चीज़ है, बट आपको बेसिक्स ही पता नहीं तो आपको कोई भी टीचर ग्रामर आपको पढ़ा ही नहीं सकता। यूट्यूब पे कोई से कितना भी अच्छा टीचर पढ़ रहा है, आप किसी भी अच्छे से टीचर से पढ़ लें, बट जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं तब तक आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। इसलिए बेसिक्स मैं आपको इसलिए बेसिक बताता हूँ कि एक बार आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप ग्रामर को अच्छे से, आप कोई बुक से पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा उसके बाद तो आपका। मैं तो कराऊंगा इसी सारी आपकी ग्रामर, इसलिए बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में आपको डिफरेंस तो पता होना चाहिए सबसे पहले। ये दोनों हमने लिखा था, माई, माइन, आवर, आवर्स, है ना, तो इनके बारे में डिफरेंस आज हम जानेंगे। चलिए, क्या लिखा हमने, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हमारे, ये वाले। एडजेक्टिव यानी मैंने आपको बताया था विशेषण, है ना, और प्रोनाउन तो आपको पता ही है, सर्वनाम, वही चीज़ें हैं। अब कहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव का मतलब मैंने आपको बताया था वो, उसको लेके पजेसिव यानी कि अधिकार जताना, है ना, जहाँ पर कहाँ पर अधिकार जता रहे हैं, कहाँ पे उस, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे उसकी विशेषता बता रहे हैं और कहाँ पर वो प्रोनाउन के रूप में यूज़ हो रहा है। तो देखिए, माई मेरा, माई कार, माई बाइक, माई मोबाइल, है ना, माई पेन, और हमारा, योर तुम्हारा, हिस उसका, हर उसका, इट्स उसका, देयर उनका, है ना, देयर हाउस उनका घर, अधिकार है ना उनका। और देखिए, और सीधा सा देखिए, अगर मैं बताता हूँ ये हाउस है और मैं बोल रहा हूँ देयर, तो वैसे भी देयर हाउस क्या हो गया, ये हाउस क्या है, नाउन है ना। तो नाउन के बारे में मॉडिफाई करता तो वो क्या हमारा क्या वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो हमें इस वर्ड देखने से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ईडी से। इस तरीके से देखिए, अ नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम। क्या लिखा हमने कि जो एडजेक्टिव होगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, क्योंकि वो मॉडिफाई किसको करेगा, एडजेक्टिव वगैरह आया है तो किसी को तो मॉडिफाई करेगा। किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन को। तो नाउन हमेशा उसके बाद देखने, नाउन आपको देखने को मिलेगा, प्रोनाउन नहीं, नाउन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि माई प्लस कार, है ना, माई कार, माई प्लस फ्लैट, माई फ्लैट, माई प्लस हाउस, माई हाउस। इस देखिए, ये हमारा क्या है, माई क्या हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है ना, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, माई हमारा क्या, सॉरी दोस्तों, माई क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये क्या हमारा नाउन है, नाउन है, और ये हमारा क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा, अ नाउन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर देम, उनके बाद एक नाउन हमेशा आएगा ही आएगा। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये सारा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। इनका मीन चाहे आप तो लिख सकते हैं मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, 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 और ये उनका। इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है, देखिए माई कार, माई फ्लैट, माई हाउस, ये और भी हो जाएगा, देखो ओवर, आवर कार, आवर फ्लैट, है ना, माई हाउस, आवर हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, इट्स हाउस और देयर हाउस, ठीक है। नो इट्स हाउस, हाँ चलो ठीक, जैसे होता ना जानवरों का भी होता ही है घर उनका, वो वाला। चलिए, फिर हमारा है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हमारे क्या है पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखा है पजेसिव प्रोनाउन में हमने, अ नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम। प्रोनाउन, अब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद वापस नाउन तो आएगा नहीं, तो क्या लिखा हमने कि इसके बाद नाउन नहीं आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना कंपलसरी है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। तो देखिए क्यों नहीं आएगा, पहले इसका मतलब ये भी जानिए कि पजेसिव एडजेक्टिव का, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि उसमें एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव कनेक्ट होता है उसमें पहले से, तो नाउन उसमें पहले से शामिल होता है। कैसे, तो देखिए आप, पजेसिव प्रोनाउन का मीन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। और पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमारा क्या है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, हमने पढ़ा था। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि उसमें नाउन पहले से ही होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा माइन, तो माइन का मतलब क्या हो जाएगा, माई प्लस नाउन, जो भी नाउन होगा वो कार, घर, हाउस, फ्लैट, जो भी है वो नाउन उसके अंदर पहले से ही शामिल होगा, ठीक है। ओवर्स, तो इसके अंदर ओवर प्लस नाउन, आवर हाउस, आवर होम, आवर कार, आवर बाइक, सब उसके अंदर शामिल होगा। नाउन प्लस ओवर प्लस नाउन होता है, वही हमारे क्या होता है ओवर्स होता है। योवर्स, तो योवर प्लस नाउन, नाउन यानी कि कुछ भी नाम, है ना, घर, गाड़ी, बाइक, जो भी होगा आपका उसमें नाम, ठीक है। तो क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन हमारा, पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसके बाद नाउन यूज नहीं करते। क्योंकि नाउन यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका मीन पहले से होता है। पजेसिव प्रोनाउन का मीन ही होता है कि उसके अंदर नाउन क्या होता है पहले से शामिल होता है, और अगर उसने नाउन अलग से लगा रहा है
तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे आपको आगे अभी मिस्टेक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें नाउन अलग से होता है, कंपलसरी होता है, इसमें नाउन अलग से नहीं होता, नाउन उसके अंदर ही शामिल होता है। माइन यानी माई कार, नाउन माई कार होगा तो उसका मतलब माइन ही होगा। ओवर कार है तो ओवर्स होगा, योर नाउन योर कार है तो योवर्स होगा। क्लियर दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। ठीक है, चलिए अब आप मुझे आप बताइए, ये सेंटेंस दिया हुआ मैंने आपको, क्या इसमें कोई गलती है क्या? योर कार, ये वाले सेंटेंस देखिए, योर कार इज हियर बट माइन कार इज देयर। क्या बोला मैंने? योर कार इज हियर, तुम्हारी कार यहाँ है और मेरी कार वहाँ है। बट मैंने अभी आपको बताया था कि माइन का मतलब इस वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि माइन का मतलब माई प्लस नाउन पहले होता है। अगर माइन का माई कार की जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट माइन लिखेंगे, तो यहाँ पे कार ही वापस सही होगा क्या? नहीं होगा ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, माइन। ये माइन कार पूरा नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ ओनली माइन आ जाएगा। ठीक है, योर कार इज देयर और माइन इज योर कार इज, क्या हो जाएगा, माइन कार की जगह ओनली क्या हो जाएगा, माइन। योर कार इज हियर, तुम्हारी कार यहाँ पर है, बट माइन इज देयर, लेकिन मेरी वहाँ है। तो वहाँ पे उसने जब एक बार, सबसे पहले आप देखिए, पहले उन्होंने नाउन यूज़ किया भी हुआ है, तो बाद में जब बात कर रहा है कि तुम्हारा मेरा, तो सेम ही चीज़ होगी। और माइन का मतलब तो मैंने आपको बताया सही, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो इसलिए वो माई कार अगर अलग से लिखेंगे तो सुपरफ्लूस हो जाएगा। सुपरफ्लूस क्या होता है दोस्तों इंग्लिश में, जब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर नीड नहीं होती और अलग से एक्स्ट्रा वर्ड हम उसको ऐड कर देते हैं, या एक्स्ट्रा वर्ड होता है, तो उसको सुपरफ्लूस बोलता है। और वही हमारी मिस्टेक्स भी होती है, वही हमारा एरर, हमारी गलती सेंटेंस के अंदर होती है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइन करके जो क्या हो जाएगा, योर कार इज हियर बट माइन इज देयर। नेक्स्ट वाला देखिए, सेम है, आप भी बताइए इसके अंदर क्या मिस्टेक है, करिए सॉल्व। सीधा सा है, दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योर। अगर यहाँ पे योर होता तो योर हाउस तो सही होता, बट वहाँ पे क्या लिखा, योवर्स हाउस। तो जब योवर्स दिया हुआ है यानी कि हाउस की ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाउस कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, योवर्स। दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योवर्स। ये है मेरा मकान है और तुम्हारा कहाँ है। तो तुम्हारा के बाद फिर आपको हाउस लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी हमने हाउस की ही बात की है। और योवर्स का मतलब भी क्या होता है, नाउन उसके अंदर शामिल होता है पहले से, इसलिए यहाँ पे हाउस अलग कट जाएगा और क्या आ जाएगा, योवर्स आ जाएगा। दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योवर्स। ठीक है, मिस्टेक्स मैंने बता दिए दोस्तों, आप चाहे तो इसको सही करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो सेम इसी तरीके से उतार सकते हैं। नेक्स्ट अगर सही करके आगे लिखना तो क्या लिखोगे आप, योर कार इज हियर बट माइन इज देयर। दिस इज माई हाउस एंड वेयर इज योवर्स। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आया, अब याद रखोगे हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर किसी ने पूछा डिफरेंस तो आप क्लियर कर पाओगे इससे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव, अब पहले तो आप बताइए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी बांटेंगे ही सही। अब किस तरीके से बांटेंगे, तीन है हमारे पास यहाँ पर, कितने हैं, 3 हैं, ईच, इधर और नेदर। ठीक है, उसको आइदर डाइदर भी बोलते हैं, कोई इधर नीदर बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं देनी वहाँ पर, आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईच के बारे में। क्या है, चलिए, वरना आप सोचेंगे सर ये रॉन्ग है क्या, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, ईच क्या लिखा हमने इसके लिए, नॉट यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स, 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए। ईच किसके लिए आएगा, 2 के लिए भी आएगा और 2 से ज़्यादा के लिए भी आएगा। यूज फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स। क्या लिखा हमने, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स केम लेट। ईच ऑफ 10 स्टूडेंट्स यानी कि सारे जो 10 ही विद्यार्थी थे, ज़्यादा ना, देखो 2 से तो ज़्यादा ही है, मोर देन 2 है, 10 स्टूडेंट है, तो जो 10 ही विद्यार्थी थे वो कक्षा में लेट आए थे। ईच ऑफ द 10 बॉयज केम लेट, लेट आए थे। देखो कम की सेकंड फॉर्म में दोस्तों यहाँ पे केम, लेट आए थे। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी है, ईच ऑफ द 5 बॉयज इज गोइंग देयर। 5 लड़के
पांचों लड़कों में से प्रत्येक क्या कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा ही है। ईच ऑफ द 5 बॉयज। क्लियर। ईच कहाँ पर यूज होगा, यूज फॉर 2 और मोर देन 2, 2 के लिए भी और 2 से ज़्यादा के लिए भी। क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, पहले हमने क्या बताया, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन का बताया, फिर उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सबसे पहले आपको क्या बताया, ईज बताया। इस पे आप नंबर 1 भी डाल लीजिए चाहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इधर के बारे में ना। किसके बारे में, इधर या आइदर। क्या लिखा हमने इसके बारे में, 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1। इधर का मतलब क्या होता, इधर यू एंड ही, है ना, दोनों में से एक। तो दोनों में से एक के बारे में क्या लिखा, 1 आउट ऑफ 2, दोनों में से एक के बारे में। कि या तो ये, हिंदी में क्या मतलब उसका था, या तो ये या वो। या तो क्या होता है मीनिंग, या तो। इसी तरह से नाइदर का क्या होता है, नीदर का क्या होता है, ना तो ये ना वो। या तो ये, जैसे आपको अगर आप रीजनिंग अगर पढ़ते हो उसमें आते हैं ना आइदर और, कि या तो ए या बी, ना तो ए ना बी, ओनली ए केवल ए, या ओनली बी केवल सी, इस तरीके से होता है, वही वाला है। तो आइदर यानी क्या होता है, 1 आउट ऑफ 2, यूज फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। किसके लिए यूज होगा, 2 लोगों के लिए यूज होगा। ठीक है, यूज फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स। इधर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट। देखो 2 के लिए यूज हुआ यहाँ पर, कि दोनों दोस्तों में, दोनों लड़कों में से, इधर ऑफ द 2 बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों लड़के जो हैं, या तो यो या वो, दोनों क्या है, इंटेलिजेंट है। इधर ऑफ द 2 बॉयज क्या है, इंटेलिजेंट है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, इधर ऑफ दिस 2 बुक्स इज गुड टू रीड। या तो ये पढ़ने में अच्छी है या फिर ये पढ़ने में अच्छी है ना, दोनों में से कोई एक पढ़ने में अच्छी है। इधर यानी क्या होता है, या तो ये या फिर वो, इधर ऑफ द। और ठीक है, अब जब नेक्स्ट वाला हमने क्या लिखा, एनीवन, तो इधर आएगा वो तो सही है, बट बाकी अगर आपको वहाँ पे अगर इधर कैसे देके रखेगा, वो एनीवन देके रखेगा, तो ये एनीवन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये वाला तो राइट है ही, ये वाला भी राइट है, बट रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अगर आपको इधर की जगह वहाँ पे एनीवन देखे रखेगा, इस तरीके के सेंटेंस में 2 के लिए क्या देखे रखेगा, ध्यान रखिए, सेम इसी तरीके से एनीवन ही देखे रखेगा वो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, उसके अंदर एरर हो जाएगी। ठीक है, 2 के लिए क्या आएगा, इधर, और 2 या 2 से ज़्यादा के लिए ईच। ठीक है, 2 से, देखिए इधर जो होता है हमारा 2 से ज़्यादा के लिए नहीं आता, वहाँ फिर अलग रूल फॉलो होते हैं, पर इधर 2 से ज़्यादा के लिए कभी ना, तो इधर हमेशा 2 के लिए ही आता है। ठीक है, बात करते हैं इधर, ना तो ये ना ही वो, नॉट द वन नॉट द अदर, ना तो एक ये ना ही वो, ये लिखा हमने। उसका मतलब इसमें क्या लिखा था, 1 आउट ऑफ 2, दोनों में से एक, नॉट द वन नॉट द, ना तो ये ना ही वो, यूज फॉर ओनली 2 पर्सन ऑफ ठीक। ठीक सेम है इधर के जैसे, कि ये भी किस तरीके से यूज होगा, 2 पर्सन, है ना, ओनली 2 के लिए यूज होगा। ठीक है, 2 पर्सन या के लिए, ठीक है, लिखा ना हमने, यूज फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग्स, 2 व्यक्तियों या फिर 2 वस्तुओं के लिए यूज होगा। किस तरीके से, तो एग्जाम्पल लिखा हमने, नाइदर ऑफ 2 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, दोनों में से एक भी क्रिमिनल क्या हुआ, अरेस्टेड वहाँ पर हुआ नहीं, कि ना तो नाइदर ऑफ द क्रिमिनल्स, दोनों क्रिमिनल्स में से एक भी क्रिमिनल क्या हुआ, 2 क्रिमिनल्स, 2 थे, है ना, 2 के लिए बात करते 2 थे। नेदर ऑफ 2 क्रिमिनल्स हैज़ बीन अरेस्टेड, दोनों में से कोई भी क्रिमिनल अरेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला, देयर आर 2 कार्स, वहाँ पर 2 कार हैं, है ना, नाइदर इज न्यू, लेकिन दोनों में से क्या है, एक भी नई नहीं है। वहाँ पर 2 कार है, पर दोनों में से एक भी नई नहीं, दोनों सेंटेंस सही है बिल्कुल। ठीक है, 2 कार है, दोनों में से एक भी नई नहीं है। तो या तो ये दोनों के लिए एक, दोनों में से कोई एक बताना हो, है ना, तो आइदर, और दोनों में से कोई भी नहीं बताना हो तो फिर नाइदर। ठीक है, किसी को कोई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों हमने क्या लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है सर, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ये है, ये वाली जो आपकी है ना, इसको बड़ा करते हैं पहले, ये वाली जो स्लाइड है आपकी, ये क्या आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसकी
कौन सी स्लाइड है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? तो देखिए आप ये वाली यहाँ तक हमने पहले ही पढ़ चुके हैं टेबल, ये वाली टेबल पढ़ी थी ना हमने, मैंने आपको बता चुका हूँ ये, और आपको यहाँ तक याद भी होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। मैंने इसको बोला था आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? ये तो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन में नंबर आपको बताया मैंने, वचन सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में अगर सब्जेक्ट होगा तो आई होगा, उस आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा, ये पढ़ा था हमने। प्लूरल में वी अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। हमें यू सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल हो, यू हमेशा यू ही रहता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का ना। लेकिन बात करें थर्ड पर्सन की तो सिंगुलर हमारा ही रहता है, और ही का क्या होता है? हिम। शी भी हमारा सिंगुलर होता है, उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट हर। इट भी हमारा सिंगुलर होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? इट। बट हमारा प्लूरल कौन सा होता है? एक ही होता है इसके अंदर थर्ड पर्सन में, दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? देम। यहाँ तक तो आप सभी को ये टेबल पता होगा, है। बट बाकी इसमें आगे हमने क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सर्वनाम कौन से रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आई अगर सब्जेक्ट होगा तो उसकी जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हमें यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करेंगे? माई सेल्फ। कौन सा यूज़ करेंगे? माई सेल्फ। मैं खुद। क्या होता है जब सब्जेक्ट खुद, जैसे हिंदी में अगर बात करें, जब सब्जेक्ट खुद कार्य का भार झेलता है, खुद के लिए कुछ बात करता है, माई सेल्फ, मैं खुद, है ना। माई सेल्फ का मतलब ये होता है मैं खुद, तो वहाँ पर क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो इसलिए हमें ये वाली टेबल का यूज़ वहाँ पर फिर करना होता है। आई के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? माई सेल्फ, वी यानी हम, और हम खुद, हम स्वयं, तो ओवर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल है। देखो सिंगुलर होता है तो ACLF आता है, और प्लूरल अगर होता है तो ACLVES आता है, जो हमारा वर्ड रहता है ना उसके साथ, ठीक है। यू के साथ, यू का लिए क्या आएगा? योर सेल्फ। सिंगुलर में देखिए सिंगुलर था ना इसलिए योर सेल्फ आया, बट जब यू का यूज़ हमें प्लूरल के रूप में करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव उसका क्या चाहिए? सब्जेक्ट अगर प्लूरल के रूप में यूज़ हुआ यहाँ पर, और उसका प्लूरल अगर हमें बनाना है रिफ्लेक्सिव तो क्या बनेगा? योर सेल्फ, VES लग जाएगा, मैंने बताया ना। प्लूरल के लिए VES, सिंगुलर के लिए SELF, और प्लूरल के लिए ACLF, सेल्फ, ठीक है। ही का अगर हमें फिर बनाना हो तो रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ। क्लियर? तुम खुद, है ना, तुम खुद, वे खुद, वे खुद, और वे खुद, और वो वे स्वयं, ठीक है। स्वयं बोलो, खुद बोलो, ठीक है। स्वयं, वे स्वयं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब यहाँ मैंने सिर्फ आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव होता कौन कौन से हैं और किसके लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव होता है। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए ओवर सेल्फ, यू के लिए योवर सेल्फ, के लिए योवर सेल्फ, ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूज़ भी पढ़ना पड़ेगा हमें कि इसके यूज़ होते क्या है। ये तो हुआ है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमने टेबल पढ़ी। टेबल आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए टेबल का। हो गया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। क्या है कॉन्सेप्ट? मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हमने? शी किल्ड राहुल, शी किल्ड हरसेल्फ। क्या लिखा हमने? शी किल्ड राहुल, शी किल्ड हरसेल्फ। से फर्स्ट वाले में क्या है? ऑब्जेक्ट है उसका, शी किल्ड राहुल, उसने राहुल को मार दिया, उसने राहुल को मार दिया। बट अगर वो सुसाइड करती तो क्या आएगा? शी किल्ड हरसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग से कुछ था क्या? नहीं था। सब्जेक्ट हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट था खुद के लिए। वर्ब खुद के लिए, वर्ब खुद स्वयं के लिए यूज़ किए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे शी के लिए भी हमने पढ़ा था, शी के लिए जस्ट पहले हमने भी क्या पढ़ा था? शी के लिए हरसेल्फ पढ़ा था। देखिए शी के लिए जब हमें पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ करना हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब यूज़ करना हो शी के लिए, तो क्या आएगा? हरसेल्फ। जब शी खुद हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, इट खुद हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, दे खुद हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, कुल मिला के सब्जेक्ट जब खुद ऑब्जेक्ट बनेंगे, कार्य का भार झेलेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? हमारा वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा, तो हरसेल्फ, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसके अंदर, ये हरसेल्फ। नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी सेम है। क्या है? दे हर्ट राहुल, उसने राहुल, दे हर्ट राहुल यानी राहुल को, है ना, दर्द दिया, दुख दिया, ठीक है, बुरा लगा उसको। दे हर्ट देमसेल्फ, और अगर वो खुद को ही दुख, खुद को कुछ दर्द देते हैं, खुद को ही अगर हाँ दर्द देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हर्ट्स देमसेल्फ, खुद उनको, वे स्वयं। तो दे के लिए हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ पढ़ा था। दे के लिए हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? देमसेल्फ हो जाएगा, और ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। हमने एक नोट लिखा यहाँ पे, क्या है नोट? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रिसीव एन एक्शन। अभी जो मैंने बात बोल के बताया, आपको हिंदी में बताया कि जो वर्ब होती है वह स्वयं अपना जो कार्य का भार झेलती है, वही चीज़ हमने इंग्लिश में लिखी है। इसलिए पहले मैं हिंदी बता देता हूँ, जिसको नहीं आती वो लिख भी लिया करो। मैं हिंदी वहाँ पर लिखा तो थोड़ी कम हूँ, ठीक है। नोट क्या लिखा हमने? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब,
वर्ब का जो सब्जेक्ट है रिसीव एन एक्शन, वह स्वयं कार्य को झेलती है। इन दिस केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज, और उस केस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। कब? जब सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब की जो सब्जेक्ट, देखो ये वर्ब है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ये खुद कार्यभार को झेलता है, तब हम काय का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? जब वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो खुद कार्य का भार झेलता है तो हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नोट हमने क्या लिखा, ये तो यहाँ तक की बात, ये तो के संभालने वाली बात कि जब वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो खुद कार्य का भार झेलता है ना, कि वो जो भी उसने वर्ब जो भी काम किया, एक्शन किया, वो खुद के लिए है ना। क्या लिखा हमने, वर्ब ऑफ रिसीव एन एक्शन, एक्शन यानी कोई भी कार्य क्रिया वो खुद उसको रिसीव करता है ना, प्राप्त करता है, उसको झेलता है, तो वो हमारे क्या, उस केस में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक नोट लिखा हमने, इस नोट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल द वर्ब्स। एक ऑब्जेक्ट, अभी भी हमने नीचे कुछ वर्ब्स लिखी है ना, ऑल दीज वर्ब्स, कुछ उन वर्ब्स के बाद क्या होता है, हमेशा अपना एक ऑब्जेक्ट वो लेती है। बट एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ नहीं है, या तो वो जो वर्ब अभी हमने आगे मैं आपको बताऊंगा वो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगी ही सही, बट बाकी मान लो अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं दिया हुआ हो, तो अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो क्या लिखा हमने, नेक्स्ट सिचुएशन, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सिचुएशन में क्या करेंगे, इन दिस केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड। अगर वर्ब हमें दिया हुआ है तो अच्छी बात है, वो वाली जो हम वर्ब लिखेंगे वो वर्ब कभी सिंगल नहीं आएगी, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब, तो वर्ब हमेशा वो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं है तो फिर वो क्या होगा, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वहाँ पर यूज़ होगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। कौन सा वर्ड है वो, इसी के जस्ट बाद है वो, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है हमने, देखिए आप, ये वाला वर्ड। कौन से वर्ड, ये वाले सारे वर्ड। क्या क्या लिखा हमने, इंजॉय है ना, इंजॉय, अम्यूज, एक्यूट, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट है ना, इंट्रोड्यूस, एडप्ट और प्राइड। ये कुछ वर्ड है दोस्तों, और भी है, बट बाकी इन वर्ड को ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर ये वाले वर्ड देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन वर्ड्स में क्या होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट लेंगे ही सही, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो क्या लेंगे, ये अगर ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे ये वाला सेंटेंस देखिए, आई एंजॉयड द पार्टी लास्ट नाइट, तो एंजॉयड हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाए, तो ये पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बट नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए दोस्तों, क्या लिखा हमने, आई एंजॉयड, वापस वर्ब आया, इन द पार्टी। अब देखिए इन जो है हमारा, मैंने आपको बताया इन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इन क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन होता है। और एक बार मैंने अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन हमेशा कौन कौन चीज़ें अपना ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है और प्रीपोजिशन प्रपोजिशन भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये इन के बाद जो द पार्टी आया, ये तो किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का है। ये अगर ऑब्जेक्ट भी है तो किसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है ना, नाउन है फिर, तो वो तो क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ गया, एंजॉयड का। क्या बोला मैंने, या तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये वाला तो वैसे सही है, बट नेक्स्ट वाले में देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये आई एंजॉयड इन, अब ये द पार्टी तो क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको सेंटेंस में, नई चीज़ें प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी वहाँ पे भी इस बात से रिलेटेड, कि प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगी। तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसका है, द पार्टी, ये प्रीपोजिशन का है। तो फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये लास्ट नाइट, तो अलग चीज़ है ना, लास्ट नाइट इसका ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, लास्ट नाइट तो एग्जेक्टिव हो गया, इस तरीके से उस रात की बात है। तो बताइए इंजॉयड, आई इंजॉयड व्हाट, क्या इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, तो नहीं मिल रहा है जहाँ पर। और फिर अभी हमने क्या पढ़ा इससे पहले रूल, जब हमें उसका ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट देके रखेंगे इन सब वर्ब के बाद, इनमें से कोई सी वर्ब आ सकती है। अगर ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से देके नहीं रखें, कोई ना कोई प्रीपोजिशन अगर डाल दे बीच में, ऑब्जेक्ट नहीं देख रखें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ। आपको पता है आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है,
माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ इन द पार्टी। लास्ट नाइट। ठीक है दोस्तों, किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, सेंटेंस आपका राइट होगा। बट बाकी अगर हमें ऑब्जेक्ट देके वो नहीं रखता है और कोई जैसे इसमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, इस वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं था, तो ऑब्जेक्ट तो आपको लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा इसमें। और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इस नेक्स्ट अभी पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमें इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। तो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो आपको एक रूल दिया हमने, क्या है रूल, ध्यान से पढ़िए इस रूल को, इजी सा रूल है। क्या दिया हुआ रूल, जब किसी वाक्य में कलेक्टिव नाउन हमने जब नाउन पढ़ा था आपको पढ़ा था समूहवाचक है ना, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, जैसे कि मोब यानी भीड़ होता है, क्रू होता है ना, जैसे हम कहीं से जा रहे हो तो क्रू होता है पूरा। आर्मी तो आपको पता ही है, आर्मी खुद एक ग्रुप है। जूरी, जो जजेस की जूरी होती है ना, ETC यानी कि एजेक्ट्रा। इस तरह से जब कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन में और भी वर्ड आते हैं, तो इस तरह से किसी भी कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, 2 नोट डाले हुए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से नोट है, फर्स्ट नोट है हमारा, अगर वह किसी समूह को दर्शाता है, किसी ग्रुप का सेंस अगर हमें देता है, किसका सेंस देता है, ग्रुप का सेंस अगर हमें देता है, तो इसके लिए हमें कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, इट, इट्स, इटसेल्फ, है ना, ये तीनों वर्ड हम का यूज़ हम प्रोनाउन के रूप में करेंगे। अगर ग्रुप का सेंस दे रहा है ना, समूह का बोध हमें करा रहा है, समूह का रूप में हमें दर्शा रहा है, तो हमें कौन कौन से प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ होंगे, इट, इट्स और इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि ये वाला देखिए आप, द आर्मी हैज़ डिसाइडेड इट्स टारगेट, आर्मी ने उसका टारगेट डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये द आर्मी के लिए ही है, देखो कलेक्टिव क्या लिखा हमने, जो उस नाउन के लिए वहाँ पर क्या हो जाए, प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो द आर्मी के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज़ किया यहाँ पे, इट्स, इनमें से क्या। ठीक है, द आर्मी हैज़ डिसाइडेड इट्स टारगेट, तो ये क्या हो जाएगा, हम सेव हो जाएगा। बट बाकी सेकंड वाले सेंटेंस में क्या दिया हुआ, द आर्मी हैज़ डिसाइडेड देयर, तो देयर आएगा क्या यहाँ पर, ग्रुप का सेंस। अब ग्रुप का सेंस कैसे, तो ग्रुप का, आप बताइए, आर्मी हैज़ डिसाइडेड इट्स टारगेट, तो आर्मी ने जो अपना टारगेट मान लो क्या होता है, तो आपको पता है कभी भी कोई मान लो उसको मारना, किसी भी आतंकवादी को अगर मारना, तो पहले पूरा उनको ग्रुप में मीटिंग होगी, मीटिंग करने के बाद वो अपना टारगेट डिसाइड करेंगे, तो एक एक का अलग अलग टारगेट रहेगा वहाँ पे, नहीं है ना, उनका जो टारगेट मिशन जो भी होगा, उनका मिशन एक ही मिशन है कि बस इस मिशन को हमें विन करना है ना, तो वहाँ पे किसका सेंस दे रहा हो, ग्रुप का। तो आर्मी है डिसाइडेड, आर्मी ने डिसाइड कर लिया अपना टारगेट, तो ग्रुप का सेंस दिया हमें वहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ पे क्या यूज़ किया, इट्स यूज किया, देयर वहाँ पर नहीं आएगा। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा। आपको मिस्टेक इस तरीके से देख रहेगा। आपको देखो एक चीज़ होती है सिक्स सेंस, क्या होती है सर सिक्स सेंस, बहुत बार बोलता हूँ इंग्लिश पढ़ाते टाइम में, हमेशा बोलता हूँ सिक्स सेंस काम करती है, छठी इंद्रिय जिसको बोलते हैं। तो कुछ आपको सेंटेंस की मीनिंग देख के भी समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको, अब ये चीज़ तो सेंटेंस की मीनिंग देख के आपको उसका मीनिंग अगर आपको आता है तो आप समझ पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर ग्रुप का सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर ग्रुप का सेंस दे रहा है तभी तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, इट्स लिखोगे, मान लो, वरना तो आपके लिए देर भी सही है, इट्स भी सही, सब कुछ सही है ना। इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से। उसी में अगला नोट हमने डाला है, अगर वो ग्रुप का सेंस देता है तो ये सब आएंगे, बट अगर ग्रुप का सेंस नहीं देता है, कैसे, अगर उनमें कोई मतभेद हो, मतभेद यानी डाइवर्जेशन हो दोनों में, उनमें सब में क्या अलग अलग, नहीं कि उसका नहीं वो बोला कि नहीं ये टारगेट तो सब में अलग अलग हो, तो किस चीज़ से जीत पाएंगे वो। अगर उनमें कोई मतभेद हो, यानी कि उनमें अपने निर्णय को लेके, डिसीजन को लेके डिफरेंस हो, अलग अलग सदस्यों के भाव दिखे, या फिर अलग अलग आपको लग रहा है कि यार सेंटेंस में अलग अलग हर पर्सन का अलग अलग कोई होगा, भाव दिखे, तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए कौन से प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्फ का यूज़ प्रोनाउन के रूप में करेंगे। ठीक है, अगर ग्रुप का सेंस ध्यान से देख लीजिए, आपको बुक्स में अलग अलग मिल सकते हैं रूल, हमने एक ही रूल्स में लिखा है क्योंकि सेम ही बातें, बस ध्यान इतना सा रखना है, ग्रुप का सेंस दे रहा है अगर वो वहाँ पर, तो हमें ये वाले से वर्ड यूज़ करने, ये वाले प्रोनाउन यूज़ करने। बट अगर ग्रुप का सेंस नहीं दे रहा है, अलग अलग हमें लग रहा है कि ग्रुप का सेंस नहीं है, तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, देयर्स का यूज़ प्रोनाउन के रूप में करेंगे। जैसे कि देखिए आप इस वाले सेंटेंस में, द क्लास स्टार्टेड एनालाइजिंग देयर क्वेश्चन पेपर, क्लास ने
क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करना स्टार्ट किया। अब आप बताइए कि सारे क्लास मिलकर एक साथ करिएगा। पेपर तो सबके पास अलग अलग होंगे ना, पेपर सबके अलग अलग पर्सनल अलग अलग पेपर सभी के पास, सभी अपना अपना पेपर ही करेंगे, है ना। एनालाइजिंग सभी अपना अपना भी पेपर करेंगे ना, ऐसा तो नहीं सारे ग्रुप में मिलकर पेपर कर रहे हो। एग्जाम ऐसे ग्रुप में मिलकर करते हैं क्या? सभी अपना अपना पेपर करते हैं। एनालाइजिंग यानी क्या होता है? पता लगाना, उसका कल्पना करना कि हाँ भाई इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, वो अपना एनालाइज करते हैं खुद, है ना, वो एनालाइज करना पेपर को इस तरीके से। तो एनालाइज अगर करें, द क्लास स्टार्टेड एनालाइसिस देयर क्वेश्चन पेपर, इसलिए क्या हुआ, अलग अलग का सेंस दे रहा है कि हर बच्चा अपना अपना पेपर कर रहा है, वहाँ पे अपना अपना पेपर एनालाइज करेगा, उसी को देखेगा। तो वो हमारे लिए ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, देयर यूज़ करते हैं। और अगर हमें देखिए द क्लास स्टार्ट, लेकिन अगर हमें इट्स दे के रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि ग्रुप का सेंस नहीं दे रहा है। सीधा सा हिसाब है, अगर ग्रुप का सेंस दे रहा है, अगर ग्रुप का सेंस हमें दे रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, इट्स इटसेल्फ, है ना। और अगर ग्रुप का सेंस नहीं दे रहा है तो कौन से वाला वर्ड यूज़ करेंगे, दे, देयर, देयर और देमसेल्फ। किसी को प्रॉब्लम इसमें? आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सीधा सा रूल है। कलेक्टिव नाउन हमें देख के रखे, ये वाला अगर जो हमें क्वेश्चन मिलेगा ये इस तरह से, और भी जो कलेक्टिव नाउन अगर देख के रखते हैं, ग्रुप का सेंस देता है तो ये वाले प्रोनाउन आएंगे, और ग्रुप का सेंस नहीं देके रखता तो ये वाले प्रोनाउन आएंगे। ये आपको सेंटेंस के मीनिंग देख के वहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताइए। ये आपकी लास्ट स्लाइड है। क्या क्वेश्चन है, द मॉब विल हैव टू गिव देयर वर्डिक्ट। क्या लिखा हमने, द मॉब हैव टू गिव देयर वर्डिक्ट। ग्रुप का सेंस दे रहा है कि अलग का सेंस दे रहा है, बताइए आप। मॉब यानी क्या होता है, मैं बता दूं, मॉब यानी भीड़ होता है, वर्डिक्ट यानी क्या होता है, उनका निर्णय, है ना, उन्होंने दिया। तो भीड़ आपको पता है ग्रुप का सेंस, सारी भीड़ क्या एक एक अलग अलग देगा क्या अपना, तो इससे अलग अलग होगा क्या, डिसीजन तो सब भीड़ का तो क्या होगा, एक साथ ही होगा। तो वहाँ पर क्या का सेंस दे रहा है आपको, ग्रुप का सेंस दे रहा है। तो और हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप के सेंस के लिए हम क्या करेंगे, इट्स का यूज़ करेंगे। देखिए आप ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, इटसेल्फ, है ना, ठीक है, ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे हम वहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयर की जगह क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। द मॉब विल हैव टू गिव इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, ये आपकी एरर निकल जाएगी। द मॉब विल हैव टू गिव इट्स वर्डिक्ट, वहाँ पे देयर रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर क्या आ जाएगा, इट्स वर्डिक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वाला बताइए आप, क्या है नेक्स्ट वाला, द टीम हैव चेंज इट्स ग्लोव्स। अब देखिए आपको ऐसे पता चल रहा है कि टीम ने अपने ग्लोव्स क्या होते हैं, वो हाथ में पहनने के ग्लोव्स, है ना। अगर वो अपने ग्लोव्स चेंज कर रही है तो क्या ग्रुप में चेंज करेगी, सारे मिलके एक साथ क्या ले चेंज करते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, सब अपने अपने ग्लोव्स ही चेंज करेंगे। तो पर्सन अलग से डिवाइडेड आ गया, अलग अलग का सेंस दे रहा है आपको यहाँ पर, ग्रुप का सेंस तो नहीं दे रहा, अलग अलग का। तो जब अलग अलग का सेंस देखा तो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या आएगा, इट्स आएगा। क्या बताइए आप, इट्स आएगा क्या, क्या लिखा हमने, अगर अलग अलग सदस्यों का सेंस दे तो हमें ये वाले वर्ड वहाँ पर आएंगे, ठीक है, ठीक है। अलग अलग का अगर हम सेंस देते तो कौन से वाले वर्ड आएंगे, ये वाले वर्ड आएंगे वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर, इसलिए इट्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। द टीम हैव चेंज्ड देयर ग्लोव्स, टीम ने अपने ग्लोव्स चेंज किए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज का। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। बी की फॉर्म जब हमें वर्ब के रूप में यूज़ किया तो सब्जेक्टिव केस आएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ये मैंने आपको एग्जांपल के साथ आपको बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव केस लेगी, सब्जेक्टिव केस होगा तो वहाँ पर वो हमारी एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हर प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, जैसे ये दे रखा आपको। और अगर सब्जेक्टिव केस अगर आपको देख रखता तो वो आपको वहाँ पर रॉन्ग कर देना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस आपका सही हो जाएगा, वो उसका एरर वहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस। पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होते हैं, उसके साथ हमेशा नाउन का यूज़ होता है, और पजेसिव प्रोनाउन में नाउन पहले से उसके अंदर शामिल होता है, ठीक है, अलग से हमें नाउन यू लिखने की नीड नहीं होती है। जिस तरीके से देखिए, अगर हमें माइन कार नहीं लिखना होगा, हमें सिर्फ माइन लिखना है, उसके उसके अंदर हमें नाउन ऐड नहीं करना है। योर हाउस अलग से हाउस नहीं लिखना, योवर्स का मतलब भी होता है हाउस के अंदर ऐड होता है। फिर हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि बांटना, ईच के लिए हमने पढ़ा था 2 और 2 से ज़्यादा, जैसे कि ये वाला हमने एग्जाम्पल इसमें पढ़े हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इधर
या तो एक, या तो ये, या फिर वो, दोनों में से कोई सा भी एक और दो के लिए यूज़ होंगे। आइदर की जगह आपका वो एनीवन अगर दे के रखता है दो के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे एरर हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, वो हमारा रॉन्ग वहाँ पर हो जाएगा। और नाइदर में दोनों में से एक, दोनों में से किसी एक के लिए ये नाइदर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की स्लाइड बताई आपको। इसमें मैंने बताया जो नए वर्ड है रिफ्लेक्सिव, जब कर्ता स्वयं अपना कार्य का भार झेलता है ना, सब्जेक्ट खुद अगर उसका भार झेलता है तो क्या होता है, आई का, माई सेल्फ, वी का, ओवर सेल्फ, इस तरीके से मैंने आपको बताया सारे सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वाले बन जाएंगे। आपको इसको याद करना होगा। जिस तरीके से मैंने बताया था वर्ब अपना कार्य स्वयं झेल रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका हर सेल्फ लग जाएगा, देख का देर सेल्फ लग जाएगा। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब रिसीव एन एक्शन, जब वर्ब की जो सब्जेक्ट होता है वही आपका एक्शन झेलता है, इन दिस केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज। फिर हमने पढ़ा था कुछ ऐसे वर्ब है जिनकी ऑब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। कौन कौन से वर्ड है वो, ये वाले सारे वर्ड है वो आपके एंजॉय, एम्यूज, एक्यूट, अवेल, ठीक है। इन वर्ड में क्या होता है, जैसे इसमें तो ऑब्जेक्ट था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये तो राइट था, बट इसमें प्रीपोजिशन आ गया था, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमें क्या करना है, अलग से इसका ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, माई सेल्फ होता है। फिर हमने एक रूल पढ़ा था, अगर कलेक्टिव नाउन दिया हो और ग्रुप का सेंस दिया हो तो ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे, और ग्रुप का सेंस नहीं दिया हुआ हो तो ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताएं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।